जितनी भी क्लासेस हम आपको करंट की प्रोवाइड करें, बस आपको उतनी ही पढ़नी है, इससे ज़्यादा कुछ के चक्कर में आप मत पढ़िए। सारे क्वेश्चन A to Z सब इसमें से आ जाएंगे 100%। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको ये क्लास प्रोवाइड कराते हैं। टेलीग्राम पे अगर आप सर्च करना चाहते हैं वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन कर सकते हैं, वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन और बाय मुनमुन करके ये सर्च कर सकते हैं। मुनमुन जरूर डालेंगे तभी आपको ऑफिशियल चैनल मिलेगा, और साथ ही साथ में आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मुनमुन ब्लॉग्स पर। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं ना कि मैम आपको देखना है, वैसे देखने लायक कुछ भी नहीं है। तो आज की क्लास यहाँ पर ये क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक लिखी है किरण बेदी, और ये किरण बेदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो भारत की पहली IPS अधिकारी में इनका नाम आता है किरण बेदी का, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी। कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें जान लेते हैं फियरलेस गवर्नेंस के अलावा, जो कि हिट रही हैं 2021 से लेकर के 2022 तक। पुस्तक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये किसकी पुस्तक है? इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। अगला हमारा क्वेश्चन है, होम इन द वर्ल्ड, ये किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। द प्रॉमिस, डेमन गैलगट, इस पुस्तक को मिला है 2021 का बुकर पुरस्कार। द प्रॉमिस किसने लिखी है? डेमन गैलगट ने, और इसे 2021 का बुकर पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, और जब भी क्लास करिए कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। लाल सलाम, ये लाल सलाम पुस्तक किसने लिखी है? लाल सलाम पुस्तक किसने लिखी है? स्मृति ईरानी जी ने। आगे देखेंगे, वन अरेंज्ड मर्डर, ये सब चेतन भगत की है, ये चेतन भगत की है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है पुस्तक से रिलेटेड, द थिन माइंड मैप। द थिन माइंड मैप किसकी है? धर्मेंद्र राय की है। अगला है एग्जाम वॉरियर्स, आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी की है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। आगे यहाँ पर देखेंगे, लेसन लाइफ टॉट मी अनोइंगली, किसकी है? अनुपम खेर की है। जितनी आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मसीहा मोदी, मसीहा मोदी ये तौलीन सिंह की है, और साथ ही साथ में मसीहा से रिलेटेड एक और बुक है, हमने इसलिए इसको लिखा कहीं आप लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। वैसे आई एम नो मसीहा ये सोनू सूद ने लिखी है, और मसीहा मोदी तौलीन सिंह की है। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी गलतियां आपसे ना होने पाए, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का बुद्धिमान संदेशवाहक पहला, तो भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक कौन सा है? पॉप्स। किसने लॉन्च किया? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पेटीएम मनी के द्वारा। पेटीएम मनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि पेटीएम से रिलेटेड है। पेटीएम मनी के CEO कौन है? पेटीएम मनी के CEO हैं वरुण श्रीधर। कौन है? वरुण श्रीधर है। और पेटीएम मनी का मुख्यालय स्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु, राइट। चलिए, पेटीएम मनी की स्थापना कब हुई है? पेटीएम मनी की स्थापना हुई है 20 सितंबर 2017 को, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे, होयसला मंदिर को 2022-23 होयसला मंदिर को 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन किया गया। ये किस राज्य में है? होयसला मंदिर, ये इसको देखिए विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किया गया भारत की तरफ से। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक के हेलविड में है, राइट। चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसका निर्माण, होयसला मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? होयसल वंश के द्वारा किया गया है। होयसल वंश ने होयसला मंदिर का निर्माण कराया। अच्छा, अगर हम जनरली देखते हैं ना, मंदिर निर्माण की
जो शैली होती है मुख्यतया 3 शैली होती है, मुख्यतया 3 शैली है। अब यहाँ पर आप देखिए मुख्यतया 3 शैलियों में कौन कौन आती है। ये रहा, पहला है नागर शैली, दूसरा है द्रविड़ शैली, तीसरा है वेसर शैली। और अगर हम नागर शैली की बात करते हैं तो नागर शैली ये उत्तर भारत के एरियाज़ में मिलती है और द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में मिलती है। और अगर जो वेसर शैली की हम बात करते हैं, वेसर शैली ये तो नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्सचर होता है और ये मध्य भारत में मिलती है। कहाँ पर? मध्य भारत में। राइट, पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, दिल से वीडियो अगर पसंद आ रहा तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। आपके लाइक से ना हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और आप लोग वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। बस अगर हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, आप लोग मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए। बाकी हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कॉन्टेंट हो, चाहे सिलेबस हो, चाहे जो भी हो, और एकदम से फ्री क्लास, कभी एक भी पैसे की बात नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कुछ और भी मंदिर के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ और मंदिर में आप ये देखिए, कोणार्क मंदिर, ब्लैक पैगोडा, ये कहाँ पर है? किस राज्य में? उड़ीसा में। निर्माण किसने कराया? निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया? गंग वंश। गंग वंश में भी किसने कराया? नरसिंह देव वर्मन। आपको याद होगा, हर एक चीज याद होगा। जीएस की 10 बजे वाली क्लास में हम डेली करवाते हैं, डेली जो रात की 10 बजे वाली क्लास होती है, हम डेली सारे क्वेश्चन करवाते हैं। और यहाँ पे एक जगह आपको मिल रहा है, वहाँ पर भी हम एक जगह ही कराते चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर की बात करते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरै, तमिलनाडु में। ये किस शैली में निर्मित है? ये जो मीनाक्षी मंदिर है किस शैली का मंदिर है? द्रविड़ शैली का है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के तट पर है ये? तो यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाता है, वैगई नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? वैगई नदी के तट पर। आगे बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट हमारा मंदिर है खजुराहो मंदिर। आप कोई भी एग्जाम देने जाइए जहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ना पूछी जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए मंदिर से रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? जगजाहिर, मध्य प्रदेश में। अब देखिए खजुराहो मंदिर से रिलेटेड कितनी चीज़ें पूछी गई, वो सभी आप एक जगह पर देख लीजिए। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। राइट, कौन सी शैली है? खजुराहो मंदिर किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली। ठीक है, अब यहां पर देखिए मंदिर परिसर जो है, अभी आपको यहां पर मैंने समझाया, ये नागर शैली। उत्तर भारत के जितने राज्य हैं उनमें नागर शैली मिलती है, दक्षिण भारत वाले द्रविड़ शैली। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये नागर शैली है इसमें। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मंदिर परिसर बना हुआ है वो पंचायतन शैली का बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कुछ एकदम से माइन्यूट चीज़ें आपको बता रहे। पूरा ये जो अगर मंदिर की बात करते हैं तो ये नागर शैली है, लेकिन अगर हम परिसर की बात करते हैं तो पंचायतन शैली में बना हुआ है। और खजुराहो में प्रसिद्ध मंदिर जो है कंदारिया महादेव का मंदिर है। आपको मैंने बताया है कंदारिया महादेव का मंदिर है। ठीक है, और अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं पंचायतन शैली किसे कहते हैं। पंचायतन शैली ये मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे मंदिरों का जो समूह होता है वो होता है पंचायतन शैली। अब देखते होंगे अक्सर जगहों पर मेन मंदिर होता है, फिर छोटे छोटे परिसर में मंदिर बने होते हैं, तो ये पंचायतन शैली है और बड़ा अच्छा सा भी लगता है। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना में है। और इससे रिलेटेड एक, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, ये 29वां विश्व विरासत स्थल है। ये 39वां विश्व विरासत स्थल है ये। और जो 40वां नवीनतम विश्व विरासत स्थल है वो कौन सा है? ये है गुजरात का धौलावीरा। 40वां, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो मान लीजिए एक बार के लिए थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40वां यानी कि नवीनतम जो विश्व विरासत स्थल है वो धौलावीरा गुजरात का है, और ये जानते रहिएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये स्टार्ट होता है। अगला है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में किस राज्य में भारत के पहले जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई? जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ठीक है, लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जबलपुर में भी कहाँ पर? लम्हेटा गांव। लम्हेटा गांव क्यों? यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। डायनासोर के जीवाश्म यहाँ पर मिले हैं। तो ये डायनासोर के जो जीवाश्म मिले हैं कहाँ पर मिले? लम्हेटा गांव में। और लम्हेटा गांव कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? जबलपुर में है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? जियोलॉजिकल पार्क। जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? भूवैज्ञानिक विरासत का संरक्षण करना। जितनी भी भूवैज्ञानिक चीज़ें हैं उसको बचा करके रखा जाए, अपनी विरासत को बचाया जाए। इसके लिए बहुत सारे हम काम करते हैं, जिनमें कि हम अपने घरों में भी करते हैं और साथ साथ में राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं, जिसके लिए पीछे भले ही बहुत खर्चे लग जाते हैं, लेकिन हम अपनी विरासत को बचाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डायनासोर ये नाम आया, तो डायनासोर का नाम आते आते हमने डायनासोर पार्क यहाँ पर भी लिख दिया। तो चलिए, जब यहाँ पर लिख दिया तो पहले ये बात तो हमने बता दी, आपको ये बताना ज़्यादा ज़रूरी था। अब डायनासोर पार्क के बारे में भी जान लेते हैं, मन में सवाल ज़रूर आता है। तो भारत का पहला डायनासोर पार्क कहाँ पर खोला गया? गुजरात के बालासिनोर में। गुजरात के बालासिनोर में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित है। और यहाँ पर बात करेंगे सबसे पुराना जीवाश्म डिकिंसोनिया, ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बात आती है मध्य प्रदेश की, तो सारे मध्य प्रदेश के जितनी भी चीज़ें ये पूछी जाने वाली हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। ये देखिए आप, मध्य प्रदेश में क्या क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये पहले जानिए, यहाँ पर नेशनल पार्क की भरमार है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका है? ये मध्य प्रदेश का है, जानते रहिएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश, डायनासोर जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और सतपुड़ा नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ में संजय नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में, वन विहार नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से अगर मान लेते हैं एक दो और एक्स्ट्रा पूछ लिया जाए, जैसे इन सबको छोड़ दिया जाए, माधव, कान्हा, पन्ना, इन सबको अगर छोड़ दिया जाए, पेंच को भी छोड़ दिया जाए, तो ओंकारेश्वर है, सतपुड़ा, संजय, वन विहार में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन वो कंफ्यूजन की कंडीशन अब नहीं रखनी है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? एक आंकड़ा निकला है, आंकड़ा सर्वे किया गया, आंकड़ा प्रस्तुत किया, उसमें पहला स्थान आता है राजस्थान का। पहला स्थान राजस्थान का, दूसरे स्थान पर कौन है? बिहार है, तीसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, अब इससे रिलेटेड देखिए कुछ समितियाँ बनाई गई हैं। बेरोजगारी से रिलेटेड एक समिति है जिसका नाम है भगवती समिति। साथ साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो भगवती समिति ये किससे रिलेटेड है? बेरोजगारी से रिलेटेड है। और यहीं पर देखिए तेंदुलकर, ये सारे जितने भी आप एक एक पॉइंट देख रहे हैं सारे क्वेश्चन है। तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति ये किससे संबंधित है? गरीबी से। तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति ये गरीबी से संबंधित है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाश सिंह समिति ये किससे संबंधित है? पुलिस सुधार से संबंधित है। और चेलैया समिति की बात करते हैं तो ये कर सुधार से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा, स्वामीनाथन समिति ये किससे संबंधित है? जनसंख्या नीति से। और चक्रवर्ती समिति ये किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। अगला हमारा पॉइंट है, मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? मल्होत्रा समिति ये संबंधित है बीमा क्षेत्र में सुधार से। अब बात करेंगे यहाँ पर केलकर समिति, बड़ी इंपॉर्टेंट है केलकर समिति। यहाँ पर ये देखिए केलकर समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछड़ी जातियों पर पहली समिति है ये केलकर समिति, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जितनी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हैं ये सभी पूछी जाती, जितनी भी आप देख रहे हैं सभी पूछी गई है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लोकपाल ऐप जिसे क्या कहा जाता है? ओम्स पर्सन ऐप भी कहा जाता है। लोकपाल ऐप को ओम्स पर्सन ऐप भी कहा जाता है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गिरिराज सिंह के द्वारा। क्या नाम है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कौन है?
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है। इसका उद्देश्य क्या है? लोकपाल ऐप का उद्देश्य क्या है? जो मनरेगा है ना, मनरेगा के बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। मनरेगा है, ये सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें जो शिकायतें की जा रही है उसको सही से हैंडल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता से काम हो, इन सभी के लिए ये लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? गिरिराज सिंह के द्वारा, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है, भारत के पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले लोकपाल का नाम है पिनाकी चंद्र घोष। आगे यहाँ पर देखते हैं, बात आती है मनरेगा की। तो मनरेगा पहले ये क्या था? मनरेगा पहले नरेगा था। नरेगा, यहाँ पर देखिए नरेगा, ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के द्वारा लागू किया गया। और ये देखिए नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ई से, जी से गारंटी, ए से एक्ट, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये नरेगा का उद्देश्य क्या है? नरेगा का उद्देश्य जो गरीब तबका है उसको रोजगार दिया जाए, उसे संबल मतलब उसे सहारा, एक तरीके से उसे मजबूत बनाया जाए। लागू कब किया गया? 2006 में, 2 फरवरी 2006 में। और ठीक है, इसमें जो है 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई कि ग्रामीण को, जो गरीब तबका है उसको 100 दिन, जो इसमें जुड़ेगा 100 दिन रोजगार उसे मिलेगा। और ये बाद में बन गया मनरेगा। मनरेगा बन गया, इसमें आगे एम जुड़ जाता है, फिर आगे वही बस महात्मा गांधी, और फिर नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी, ए से एक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कब बदला? 2 अक्टूबर 2009 को। तब से मनरेगा ये लागू किया गया। मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 से एम लगा करके आगे महात्मा गांधी जोड़ करके, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? सूचकांक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 43वां स्थान है। अगर हम प्रथम स्थान की बात करते हैं तो प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान है अमेरिका का। अंतिम किसका है? वेनेजुएला का। और यहाँ पर देखेंगे पूरे 55 देशों को इसमें शामिल किया गया था। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का जारीकर्ता कौन है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूएसए की एक कंपनी होती है। अगला हमारा ये प्रश्न है, भारत 43वें स्थान पर, प्रथम में अमेरिका, अंतिम में वेनेजुएला। अंतिम स्थान अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देश हैं, जिनमें से भारत बड़े ही पीछे की तरफ, बड़े नज़दीक में है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे बात आती है वेनेजुएला की, तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है? कौन सा है वो? एंजल जलप्रपात। कहाँ पर है एंजल जलप्रपात? ये आपका उत्तर सही होता है, वेनेजुएला में है। वेनेजुएला से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। लानोस घास का मैदान कहाँ पर है? वेनेजुएला, जो कि खूब पूछा जाता है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकास है, राइट। अब यहाँ पर आपको बताते हैं एक और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक, भारत की अगर हम रैंक की बात करते हैं तो 85, 50वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 50वीं रैंक है भारत की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। आगे बढ़ेंगे भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है, दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या फिर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके जीएस में भी, करंट में भी, सभी में आ जाता है ये दिवस। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जग जाहिर है 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये रमन प्रभाव की याद में। रमन प्रभाव किससे संबंधित है? सीवी रमन से संबंधित है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, 2022 की थीम क्या है? 2022 की थीम, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए 2022 की थीम, यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाएगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये है इस बार की थीम। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। रमन प्रभाव क्या है? अगर हम अपने सिंपल से सेंटेंस में बोले तो ये है प्रकाश का प्रकीर्णन होना, प्रकाश का फैल जाना,
प्रकीर्णन मतलब फैलना, प्रकाश का फैलना, ठीक है। अब यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए, सर्वाधिक प्रकाश प्रकीर्णन किस में होता है, किस रंग में, बैंगनी रंग में। कौन से रंग में, बैंगनी रंग में होता है। और सबसे कम प्रकाश प्रकीर्णन किस में होता है, ये होता है लाल रंग में। अगर सबसे कम प्रकाश प्रकीर्णन ना होता तो इसे हम एक खतरे के संकेत के रूप में ना प्रयुक्त करते। प्रकीर्णन ही नहीं हो पाता तो वो चीज़ें हमें दूर से दिख जाती, ये वाला रंग लाल। प्रकीर्णन हो जाता तो सब जगह फैल जाती, उतना कहाँ दिखता। प्रकीर्णन लाल रंग में नहीं होता, इसलिए ये कॉन्सेप्ट अपने मन में बैठाए रहिएगा। और अगर सर्वाधिक तरंग दैर्घ्यता की बात करते हैं, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस में होता है, लाल रंग में होता है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस में होता है, बैंगनी रंग में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये जो आप लोग इसमें देख रहे हैं, ठीक है। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, अगर सच में वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरी मेहनत को आप लोग जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगता है, सीरियसली दिल से बोल रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी इस तरीके से भी आजकल पूछा जाता है, सीवी रमन को जैसे कि अभी विकल्प दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को या फिर किसे नोबेल पुरस्कार मिला है या नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सीवी रमन को भारत रत्न भी मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं 1930 में मिला है, भारत रत्न 1954 में मिला है, राइट। चलिए, यहाँ पर थोड़े से वैज्ञानिक की बात आती है, तो वैज्ञानिक की बात आए और अंतरिक्ष स्टेशन वगैरह की बात ना आए, वहाँ पर भी तो साइंटिस्ट रहते हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। बात करेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, केरल के तिरुवनंतपुरम में है। प्रेजेंट टाइम में ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन है, उन्नी कृष्ण नैयर है, राइट। आगे अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये देखिए, दोनों चीज़ों में आपके बड़े कन्फ्यूजन होते हैं, तो दोनों को मैंने एक साइड में लिख दिया है। हमें पता है आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, कहाँ पे दिक्कत होती है, कहाँ पे क्या है, तो ये ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। इसरो, ये देखिए इसरो है। इसरो की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में। अध्यक्ष कौन है, MS स्वामीनाथन। इसे जूम करेंगे, इसरो की बात आ जाती है। स्थापना है 15 अगस्त 1969, मुख्यालय है बेंगलुरु, अध्यक्ष है S सोमनाथ, जो कि 10वें नंबर के हैं। बात करेंगे DRDO की। DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में, G सतीश रेड्डी है। अब यहाँ पर दोनों का अंतर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये रहा स्थापना, ये हेडक्वार्टर, ये अध्यक्ष, ये तो ये DRDO और इसरो में आपको कभी अब कम से कम कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी, देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है, चेन्नई सुपर किंग्स। उत्तर आपका सही हो जाता है, चेन्नई सुपर किंग्स। यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक बड़ा स्टार्टअप। यूनिकॉर्न का क्या मतलब होता है, एक बड़ा स्टार्टअप होता है। और यहाँ पर आपको बताते चलते, IPL चैंपियनशिप, ये 4 बार IPL चैंपियनशिप रह चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स। 2021 की अगर हम IPL की बात करते हैं तो 2021 में जो विजेता है वो CSK है, चेन्नई सुपर किंग्स। और अगर विजेता की बात करते हैं KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। बात करेंगे IPL 21 की बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे IPL से रिलेटेड जो 2021 का IPL हुआ है, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का आयोजक कौन था, UAE, सऊदी अरब अमीरात। ये कौन सा संस्करण था, IPL 2021 कौन सा संस्करण था, 14वां संस्करण था। अगर हम टाइटल स्पॉन्सर की बात करते हैं तो ये किसने किया था, वीवो ने किया था। ये अब एक एक पॉइंट आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना आपको एक जगह पर कलेक्ट की हुई मिलेंगी। आगे आप देखिए, यहाँ पर आगे देखते हैं IPL 2022-23 के लिए जो ये स्पॉन्सरशिप होगा, टाइटल स्पॉन्सर कौन देगा, टाटा ग्रुप्स। IPL 2022-23 के लिए टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा, टाटा ग्रुप्स। और IPL में 2 नई टीमें शामिल की गई हैं, लखनऊ और अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा, IPL की 2 नई टीमें हैं, लखनऊ और अहमदाबाद।
अब यहाँ पर हम देखेंगे अगला हमारा पॉइंट, ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें आपको एकदम से एक जगह पर मिल रही। ये जितनी भी हैं, आप लोग पेन और कॉपी के साथ बैठिए। यूनिकॉर्न के मामले में जो बड़ा स्टार्टअप है, इसके मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, किस चक्रवात के कारण अमेरिका के कई राज्यों में आपातकाल की घोषणा की गई? किस चक्रवात के कारण अमेरिका के कई राज्यों में आपातकाल की घोषणा की गई? तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये चक्रवात किस देश से रिलेटेड है, ये किस देश से रिलेटेड है? तो ये बम था, अमेरिका का जो चक्रवात था बम था, इसके कारण से इसके कई राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। तो ये जानते रहिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके बड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पूर्वी तट पर आया था, ये एक बर्फीला चक्रवात है। कैसे चक्रवात है? बर्फीले चक्रवात की श्रेणी में आता है चक्रवात था। इस चक्रवात में निम्न वायुदाब का केंद्र था, केंद्र में निम्न वायुदाब थी। बर्फीली आंधियाँ, तेज तूफान, ये सब, ये पूरा बर्फीला चक्रवात था और इसमें हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं। दिशा की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध होता है, इसमें उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा होती है घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, आप लोगों ने पढ़ा है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। आगे देखेंगे अगला हमारा प्रश्न। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो अलग अलग चक्रवात हैं कहाँ कहाँ पे आए हुए हैं। शाहीन चक्रवात अरब सागर में आया था। तौकाते चक्रवात, ये भी अरब सागर में। अम्फान चक्रवात बंगाल की खाड़ी में। यास चक्रवात, ये भी बंगाल की खाड़ी में। जवाद चक्रवात आंध्र प्रदेश और ओडिशा में। ईडा चक्रवात अमेरिका में। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बनता है कि ये सभी चक्रवात जो है वो किन किन देशों के द्वारा इनके नाम दिए गए। जैसे शाहीन चक्रवात, तौकाते, अम्फान है, यास है, जवाद है, ईडा है, इन सब के जो नाम दिए गए ना, अलग अलग देशों के द्वारा दिए गए हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। शाहीन चक्रवात का नाम किसके द्वारा दिया गया? शाहीन चक्रवात का नाम ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया कतर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया इसका नाम? कतर के द्वारा। बात करेंगे तौकाते चक्रवात की। तौकाते चक्रवात का नाम किसके द्वारा दिया गया? म्यांमार के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? म्यांमार के द्वारा। अम्फान चक्रवात का नाम किसके द्वारा दिया गया? थाईलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अच्छा बात करेंगे यास चक्रवात की। यास चक्रवात ओमान के द्वारा दिया गया नाम है। जवाद चक्रवात का नाम सऊदी अरब के द्वारा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर और कुछ हम आपको बात बताते चलते हैं। एक है रॉय चक्रवात ये कहाँ पर आया था? फिलीपींस के तट पर आया था। ठीक है, अच्छा एक गुलाब चक्रवात है। गुलाब चक्रवात का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बंगाल की खाड़ी में आया था और ये नाम दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। तो कुछ ये चक्रवात है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको डिटेल में मैंने बताया कहाँ से रिलेटेड है, किस देश ने इसका नामकरण किया और कहाँ पर आया था, किस तट पर आया था। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे मिला है? तो उत्तर आपका सही हो जाता है PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश को मिला है और ये दूसरे भारतीय। अगर पूछा जाए वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 या फिर ऐसा पूछा जाए वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? PR श्रीजेश आपका उत्तर होगा। और ये पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर है। PR श्रीजेश जो है ये पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर है और इन्हें FIH हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021 भी चुना गया और साथ ही साथ में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 का भी इन्हीं को मिला है। और ये तो हो गई 2021 की बात। 2019 में किसे मिला है? तो रानी रामपाल को मिला है जो कि पहली भारतीय है। तो पहली भारतीय में रानी रामपाल और दूसरे भारतीय में श्रीजेश को मिला है, ये ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे कुछ और पुरस्कार की बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा, जिसके आने की आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ICC वीमेन ऑफ द ईयर मिला है स्मृति मंधाना को 2021 में। और जूनियर हॉकी विश्व कप
2021 में जो हुआ उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया था कलिंगा स्टेडियम में, और विजेता टीम कौन सी रही है? अर्जेंटीना, और उपविजेता टीम रही है जर्मनी। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन ये है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन और वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में किस स्थान पर रहा? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन और वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में किस स्थान पर रहा? तो ये तीसरे स्थान पर रहा। कौन सा स्थान इसका था? 3rd रैंक था। अच्छा, अब आपको बताते हैं वन और वृक्ष के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। और ये रहा आपका ये जो तीसरा स्थान है, भारत वन और वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में इसका तीसरा स्थान है। ठीक है, लेकिन वन और वृक्ष के मामले में इसका कितना स्थान है? 10वां स्थान है। और अगर हम यहाँ पर और अगले पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ही आप देख रहे हैं। पूरे विश्व के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत में है? पूरे विश्व के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत में है? तो 2% सही होता है। और यहाँ पर हम वन रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। वन रिपोर्ट 2017 वाली वन रिपोर्ट की बात करते हैं, सॉरी 2021 की वन रिपोर्ट, और ये कौन सी वाली थी? 17वीं वन रिपोर्ट थी। जितनी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग ये देखिए, सर्वाधिक वन और वृक्ष क्षेत्रफल में किस राज्य में है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो ये है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन और वृक्ष अगर हम प्रतिशत के बारे में बात करते हैं तो ये है कहाँ पर? मिजोरम में। ध्यान दीजिएगा, जब क्षेत्रफल की बात हो तब मध्य प्रदेश होगा, अगर प्रतिशत की बात होगी तो ये मिजोरम में होगा। अब यहाँ पर देखिए न्यूनतम, ये तो सर्वाधिक की हो गई, न्यूनतम में क्षेत्रफल और प्रतिशत में कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। सारी चीज़ें आप जितना देखते जाएंगे सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक वन और वृद्धि, ये आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है सर्वाधिक वन और वृक्ष वृद्धि किस स्टेट में है? तो आंध्र प्रदेश में है। और अगर देश का कुल वन और वृक्ष आवरण की बात करते हैं तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है? देश का कुल वन और वृक्ष आवरण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। जितनी चीजें आपको बता रही, इतने सॉलिड क्वेश्चंस आपके बनेंगे, चाहे वो करंट के हो चाहे वो जीएस के हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे, वन से रिलेटेड कुछ आपके संस्थान यहाँ पर देख लीजिए जो कि हम आपको बता भी चुके हैं, लेकिन सशस्त्र निगाह से देखते चलते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ये कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड के देहरादून में ही है, भारतीय वन्य जीव संस्थान और वन अनुसंधान संस्थान। आगे बात करेंगे, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये है उत्तर आपका लखनऊ से ही होता है। और आगे हम बात करेंगे कुछ अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि एकदम से इतना ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन कि पूछिए मत। वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक, चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, किस देश ने पहली बार संघीय कारपोरेट टैक्स लगाने की घोषणा की? किस देश के द्वारा पहली बार संघीय कारपोरेट टैक्स लगाने की घोषणा की गई? उत्तर आपका सही हो जाता है संयुक्त अरब अमीरात। 2023 से लगाएगा, और कितना परसेंट? 9%। ठीक है, और बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात की, यूएई, तो इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है। मुद्रा की बात कर लेते हैं, मुद्रा है दिरहम। और यहीं पर आगे हम देखेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा अर्थ ऑब्जर्वेशन ऑन व्हील है, वो भी कहाँ पर है? यूएई में। और दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कहाँ पर बनी? तो संयुक्त अरब अमीरात में ही बनी है। कहाँ पर बनी? संयुक्त अरब अमीरात में ही बनी। आगे देखेंगे पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी है संयुक्त अरब अमीरात में ही। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आईसीसी की।
आईसीसी की स्थापना कब हुई है? आईसीसी की स्थापना हुई है 1909 में। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। और सीईओ जियोफ अलरडाइस। ठीक है। और वारा का परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है? यूएई में ही है। और 14वां आईपीएल जो 2021 में खेला गया ये भी कहाँ पर? दुबई में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ये भी दुबई में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी आपकी दुबई से रिलेटेड, संयुक्त अरब अमीरात से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको बताई। अच्छा, आप लोग बताइए क्लास कैसी लग रही है? सीरियसली अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे, और आपका सपोर्ट मोटिवेशन मेरे लिए कितना ज़रूरी है आप सभी को पता है। तो चलते हैं आगे चलते हैं, और संयुक्त अरब अमीरात से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बचा हुआ है। रब अल खाली मरुस्थल ये कहाँ पर है? ये भी यूएई में ही है, संयुक्त अरब अमीरात में ही ये मरुस्थल है। बात करेंगे दिवस से रिलेटेड। दिवस में आगे देखिए विश्व कैंसर दिवस। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस ये प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगर इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो ये कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 2000 से इसे मनाना शुरू किया गया। अच्छा, 2022 में इसका कौन सा संस्करण था? 2022 में इसका 22वां संस्करण था। जब 2000 से स्टार्ट हुआ तो 2022 में इसका 22वां संस्करण ही होगा। थीम की अगर बात करते हैं, थीम जो 2022 की थीम है, क्लोज द केयर गैप, ये है 2022 की थीम, क्लोज द केयर गैप। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर, अभी मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया था कि कैंसर के अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। किसका? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आगे देखते चलेंगे, जब दिवस की बात आती है तो फरवरी माह के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। रामसर जो सम्मेलन है इसी से रिलेटेड है। ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। अब यहाँ पर अगला जो है हमारा 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, और साथ ही साथ में विश्व रेडियो दिवस, दोनों मनाया जाता है 13 फरवरी को। आगे बढ़ेंगे, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, और यहीं पर आप आगे देखिए 22 फरवरी और 28 फरवरी को, 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में ये 2 फरवरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन ये बनता है, देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ पर खोला गया? देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ पर खोला गया? तो उत्तर आपका सही हो जाता है मध्य प्रदेश के भोपाल में। सलालम जानते हैं, तेज बहाव वाले पानी में संतुलन बनाने का खेल होता है। तेज बहाव वाला जो पानी होता है वहाँ पर संतुलन आप बना लेते हैं, तो ये कुछ उसी से रिलेटेड खेल है। और ये तेज बहाव के साथ जो कंडीशन होती है आपकी, ये नर्मदा नदी में होती है, मध्य प्रदेश में ये नर्मदा में होती है। ठीक है, यहाँ ये देखिए ना, इसके लिए प्राकृतिक स्थान जो है नर्मदा नदी है। और लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनाए जाने का मतलब ये खुद से बनाया जा रहा है, मानो इसको निर्मित कर रहा है। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पर अभी जल्दी के खेलों की कुछ, तो ये रहा, ये सलालम कोर्स हो गया खेल से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो सलालम है ना, चप्पू चला करके कुछ बैलेंस करने वाला होता है, कई दरवाजे बने होते हैं, फिर वहाँ से जा करके लौट आना होता है, कुछ ऐसा। फीफा विश्व कप 2022 ये कहाँ पर? कतर, दोहा में। एशियन गेम्स 2022 में चीन के होंगजाओ में हुए। कॉमनवेल्थ गेम 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में। विंटर ओलंपिक 2022 चीन के बीजिंग में। तो ये यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जितने भी आप लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, और जितने भी साइड के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बहुत है, बहुत इतना ज़्यादा है कि आपको इससे ज़्यादा एक भी अक्षर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा, एकदम से आप मास्टर बन जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है करंट, इसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और ये टॉप मतलब होता नहीं, जीरो से लेकर के शिखर तक पहुंचाने का काम मेरा है। अब आगे देखिए, अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गेल ने कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की? उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये देखिए ऐसा प्रश्न है जो कि आपके पर्यावरण से रिलेटेड है, और साथ ही साथ में जब कोई नई परियोजना होती है, कोई नई टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे, भारत का नया लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? भारत का नया लेखा महानियंत्रक CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसे नियुक्त किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है, सोनाली सिंह। इन्होंने, सोनाली सिंह, भारत का नया, जो अगला प्रश्न हमारा है ये है, भारत का नया लेखा महानियंत्रक CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये सोनाली सिंह बनी है। इन्होंने किसका स्थान लिया? दीपक दास का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये इनके बारे में अनुच्छेद 148 में बात कही गई है। इनसे अगला यहाँ पर देखिए, कैग CAG, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये संबंधित है अनुच्छेद 148 से। और कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर, यहाँ पर ऑडिटर होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट। ठीक है, और इनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। कैग, इसमें कौन है? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, या फिर 65 वर्ष, जो मतलब पहले खत्म हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अब यहीं पर बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल की। कैग हुआ, अटॉर्नी जनरल, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? 76 अनुच्छेद से। और प्रेजेंट टाइम में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल जो है, ये महान्यायवादी है। और महान्यायवादी कौन होता है? भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, ये होता है महान्यायवादी। ठीक है, और ये जो महान्यायवादी होता है संयुक्त अधिवेशन में भाग लेता है आर्टिकल 108 के तहत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जितनी भी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग ये संयुक्त अधिवेशन में भाग तो लेता है, लेकिन ये वोट नहीं दे सकता है। बात समझ आ रही है? और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, कार्यावधि कितनी होती है? कार्यावधि होती है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम कर सकता है। क्लियर? चलिए भाई, आगे हम देख लेते हैं यहां पर अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव हैं, और लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव होगी। और लोकसभा की वर्तमान महासचिव में किसका नाम आता है? उत्पल कुमार का। और ये तो लोकसभा हो गई। बात करेंगे राज्यसभा की, तो राज्यसभा की वर्तमान महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये चीज़ें हो गई। और साथ ही साथ में यहाँ पर देखते हैं तो ये बहुत सबकी बातें हो गई, महान्यायवादी की, इनकी, कैग की। और ये वित्त आयोग आप ये बताइए किस आर्टिकल के तहत है? वित्त आयोग आर्टिकल 280। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है KC नियोगी, और 15वें अध्यक्ष NK सिंह है प्रेजेंट टाइम में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, इसरो जो है, अगला क्वेश्चन, इसरो 2022 अगस्त में चंद्रयान
3 मिशन लॉन्च करेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है चंद्रयान 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं चंद्रयान 2 ये किस प्रक्षेपण यान से भेजा गया था? PSLV C11। चंद्रयान 2 की बात करते हैं किस प्रक्षेपण यान से? GSLV Mark 3 से। और मंगलयान जो प्रक्षेपित किया गया था उसका प्रक्षेपण यान था PSLV C25। ठीक है, और साथ ही साथ में एक नाम आता है गगनयान का। आपसे मैंने क्वेश्चन कई बार पूछा भी है और बताया भी है। गगनयान जो है भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान होगा जो कि 2023 में भेजा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो गगनयान में क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है उसका नाम है क्या नाम है? विकास इंजन है। गगनयान का जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका नाम है विकास। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए जो अगला है ये समुद्रयान, ये चेन्नई से लॉन्च किया जाएगा। और बात करेंगे यहाँ पर इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो की स्थापना कब हुई है? इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को हुई है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। और किस नंबर के हैं? 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। परीक्षण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है।